देखो HC ब्राउन क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ ब्लॉक of mass 100 g is moved with the speed of 5 meter per second at the highest point in the closed circular tube of radius 10 centimeter kept in a vertical plane. The cross section of the tube is such that the block just fit in it. The block makes several oscillations inside the tube and finally stop at the lowest point. Find the work done by the tube on the block during the process. तो मैंने क्या किया, ये ट्यूब है, यहाँ पे एक पार्टिकल रख दिया, स्पीड कितनी है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है, मास कितना है इसका 100 ग्राम का मतलब 0.1 kg है, रेडियस किसके बराबर है 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर है। आप लगा दो वर्क थ्योरम, तो इस ब्लॉक पे वर्क कौन कर रहा होगा, एक mg है, दूसरा नॉर्मल डायरेक्शन आएगा, नॉर्मल डायरेक्शन का पूरा पूरा ट्यूब ही हो जाएगा, लिख लो इसको भी। फ्रिक्शन, इसकी वीडियो बनाओगे तो एन ऊपर दिखेगा, mg नीचे दिखेगा और फ्रिक्शन पीछे दिखेगा। चेंज ऑफ कैंडिडेट, फाइनली पार्टिकल यहाँ पर रुक रहा है, फाइनल काइनेटिक 0, इनिशियल कैंडिडेट हाफ mv², मास है 0.1, अभी कितना 5 का स्क्वायर। अच्छा n का वर्डन 0 आएगा क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, और mg का वर्डन यहाँ से यहाँ आया ना, तो mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये पॉजिटिव आएगा। मास कितना है 0.1 इंटू जी, mg इंटू h, h ये दूरी है तो ये दूरी क्या होगी 0.1 0.1 0.2 प्लस फ्रिक्शन का वर्कडन बराबर दिस वन इज माइनस हाफ 0.1 इंटू 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा फ्रिक्शन का वर्डन। और ये जो ट्यूब है इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है, एक एन लगा रहा है, एक फ्रिक्शन लगा रहा है, क्योंकि नॉर्मल एक्शन फ्रिक्शन दोनों ही इस ट्यूब की वजह से आ रहा है। अगर ये ट्यूब नहीं होता तो एन भी नहीं आता, फ्रिक्शन भी नहीं आता। ठीक है, इसका मतलब ट्यूब का वर्डन क्या होगा एन, और फ्रिक्शन का वर्डन एन का 0 हो गया, तो जो फ्रिक्शन का वर्डन है वही क्या होगा तुम्हारा ट्यूब का वर्डन होगा। ये भी HC ब्राउन क्वेश्चन है, कह रहा है यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L मास m overhang a horizontal table with its 2/3 of the table on the table. The coefficient of friction between the table and chain is mu. Find the burden by the friction during the period of the chain slip of the table. इस तरीके से इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चेन है लेंथ L मास m का 2/3 पार्ट ऑन द टेबल पे है, टू थर्ड पार्ट टेबल पे, मतलब ये लेंथ 2L/3 है, तो इसका मास भी होगा 2m/3। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन टेबल एंड चेन इज म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के बराबर। कह रहा जब इस चेन को छोड़ते हैं तो जब चेन नीचे को आता है, जब इस चेन को छोड़ते हो, जब ये चेन नीचे को आता है तो उस प्रोसेस में बताइए फ्रिक्शन ने कितना वर्डन किया। तो देखो चेन जितना नीचे आएगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ही चेंज होगा यहाँ का, क्यों, क्योंकि यहाँ का मास चेंज होगा, फ्रिक्शन फोर्स यहीं के मास से आएगा, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बार बार बदल रहा है। तो मान लो किसी टाइम पे ये लेंथ x के बराबर है, मान लिया x के बराबर है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स, वो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी म्यू mg, और m इतने पार्ट का मास है, x लेंथ का मास है, m इज व्हाट, m इज द मास ऑफ स्मॉल m इंटू जी, फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg, तो म्यू को म्यू रखो, स्मॉल m क्या है x लेंथ का मास है, l लेंथ का मास कैपिटल m है, x लेंथ का मास कितना आएगा यूनिटरी मेथड से आएगा, कैपिटल m अपान l में x मल्टीप्लाई कर दोगे तो x लेंथ का मास आ जाएगा इनटू g, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स म्यू m g, x लेंथ का मास इतना आएगा। अब वर्डन लिखना है फ्रिक्शन का, तो वर्डन क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ f dx, f उठा के प्लेस कर दो तो बनेगा म्यू एम एल एक्स जी इंटू डी एक्स, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो म्यू कैपिटल एम
जी अपान एल बाहर आ जाएगा, बन जाएगा एक्स डी एक्स। अब देखो एक्स की लिमिट रखनी पड़ेगी, तो ये एक्स की लिमिट शुरू में क्या थी, एक्स यहाँ पे इनिशियल लिमिट, यहाँ पे फाइनल लिमिट, फाइनल 0 हो गई क्योंकि पूरा पूरा चेन नीचे आ गया, तो यहाँ पे चेन नहीं रहेगा, तो एक्स 0 हो गया। व्हाट इज एक्स? एक्स इज द लेंथ ऑफ चेन ऑन टेबल, तो फाइनल एक्स 0 हो जाएगा क्योंकि चेन नहीं रहेगा। और शुरू में एक्स किसके बराबर है, 12/3, तो यहाँ पे शुरू में होता है तो 12/3, यहाँ पे 0। अब इसको कर दोगे इंटीग्रेट तो तुम्हारा आंसर मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आएगा इसका वर्डन का म्यू कैपिटल एम जी अपान एल एक्स स्क्वायर बाई 2। तो जब इसको प्लेस करोगे तो माइनस साइन आएगा और एक्स बाई 2 का मतलब होगा 4 L² बाई 9, तो आंसर हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू एम जी एल एंड डिवाइड बाई 9 एंड दिस इज आंसर। समझ में आया? देखो अगला क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m is attached to the two unstressed spring of spring constant k1 k2, the block is displaced through the right side में by a distance x and release, find the speed of block as it passes through the mean positions as shown। अगर स्प्रिंग इनिशियल नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग कांस्टेंट k1 k2, इसका मास m है, इसको x डिस्टेंस छोड़ रख के रिलीज कर दिया गया, तो कह रहा है कि जब ये मीन पोजीशन पे दोबारा आता है तो बताइए इसकी स्पीड कितनी होगी। तो लगा देंगे एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ की एनर्जी बराबर यहाँ की एनर्जी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि रिलीज किया गया। इस स्प्रिंग के पास एनर्जी कितनी होगी, हाफ k2 इंटू एक्स स्क्वायर, और इस स्प्रिंग के पास एनर्जी कितनी होगी, हाफ k1 इंटू एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये स्प्रिंग x कंप्रेस्ड है ये वाला, तो ये स्प्रिंग x इलोंगेटेड भी तो हो गया, इसका मतलब इसके पास भी एनर्जी होगी, इसके पास भी एनर्जी होगी, और काइनेटिक 0 है, रेस्ट से आ रहा है, इज इक्वल टू जब ये पार्टिकल इस पोजीशन पे आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, 0 नहीं काइनेटिक एनर्जी तो आएगी, द काइनेटिक एनर्जी इज आ गई, तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर लिख लो काइनेटिक एनर्जी। और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गया ए भी नेचुरल में आ गया क्योंकि मीन पोजीशन पे आ गया ना, तो नेचुरल लेंथ में आ गया, तो पोजीशन 0 + 0 सॉल्व कर दो, v की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मास है, ये लेंथ l के बराबर है, ये हाइट h है, ये नेल है, नेल फिक्स्ड है। कह रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट h सो दैट द ब्लॉक विल कंप्लीट सर्कुलर मोशन। तो जब इस सिस्टम को यहां से फ्री फॉल कराओगे तो ये दूरी h है, ये भी h है, तो यहां से यहां तक h दूरी फ्री फॉल करेगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी √2gh हो जाएगी। अब इसके बाद वो सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। अब मुझे पता करना है कि कितनी स्पीड इसकी होनी चाहिए, मतलब कितना ये h हो ताकि सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। तो सर्कुलर मोशन में जो बॉटम की स्पीड होती है, अगर ये l है ना, तो ये भी रेडियस l कहलाएगा, l रेडियस में घूमेगा ना, तो l है, तो बॉटम की स्पीड कितनी होनी चाहिए सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराने के लिए, √5gl होनी चाहिए, √5gl होनी चाहिए। तो क्या कर लो, यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, तो mg तो फोर्स एक वर्क करेगा और तो कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा, तो यहां से यहां तक आते समय mg का वर्डन ये बनेगा mg इंटू ये वाली दूरी, ये दूरी क्या है l, mg का वर्डन बन गया mg इंटू डिस्प्लेसमेंट l बराबर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ की एनर्जी क्या है, हाफ m इंटू v का स्क्वायर माइनस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू v √2gh का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। अब यहां से m से m कट जाएगा, ये बन गया gl, बन गया 5/2gl, तो इसको इधर भेजोगे तो तो बनेगा 3/2gl इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, gh बनेगा, तो g से g कट गया, h क्या आ गया 3/2l, आंसर इज 3/2l। बात समझ में आई? यहां से यहां तक फ्री फॉल करवाया तो स्पीड इतना आ गया, और ये जब इसके अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा तो यहाँ पे जो स्पीड होगी √5gl आनी चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के इस स्पीड को रिलेट कर दिया। बताओ
हेलो, ओके ठीक है। तो ये जो आंसर रहा 3/12, ये तब आता जब ये क्या होता, ये स्ट्रिंग होता। लेकिन क्वेश्चन में ये रॉड दिया हुआ, रॉड है। तो रॉड की खासियत होती है कि रॉड कभी स्लैक नहीं होता है, स्ट्रिंग स्लैक हो जाता है, इसलिए ये आता है। रॉड कभी स्लैक नहीं होता। ठीक है, तो अब कोई बात नहीं, ये वाला टर्म तो यही रहेगा, ये तो यही रहेगा। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे, इस पेज पे कर लेते हैं। अब ये है ग्रुप, ये रॉड है, ये रॉड है, और इसकी स्पीड कितनी है, √2gh है। ठीक है, तो इसकी अब ये सर्कुलर मोशन ऐसे करेगा, इस तरीके से ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, रॉड है ना, इतनी होनी चाहिए ताकि वो जस्ट इस टॉप एंड पे पहुंच सके। टॉप एंड पे उस यहाँ पे स्पीड अगर हल्का सा भी जीरो से ज्यादा हो गया, जीरो से ज्यादा हो गया, तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस पार्टिकल की जो स्पीड होनी चाहिए, इस पार्टिकल की स्पीड वो इतनी होनी चाहिए ताकि ये पार्टिकल जस्ट कहाँ पहुंच सके, यहाँ पहुंच सके, यहाँ पहुंच सके। तो यहाँ की स्पीड 0 कर दो। अब लगा दो वर्क थ्योरम यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो एम जी नीचे काम कर रहा है, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो एम जी का वर्डन -mgl बनेगा। ये दूरी एल के बराबर है, ध्यान रखना, ये पूरा एल है, ये पूरा एल है। तो एम जी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ ऊपर करो वाई में, चेंज ऑफ कैंडिडेट, यहाँ की कैंडिडेट 0 हो गई, माइनस इनिशियल कैंडिडेट हाफ एम भी का स्क्वायर, इसके स्क्वायरिंग कर दो, टेस्ट 2gh, इससे h बोल के आ गया एल। आंसर इज एल। रॉड है इसलिए आ रहा है। बात समझ में आई? हेलो, क्योंकि रॉड स्लैक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है 62 में कि ये डायग्राम है, पढ़ लेना क्वेश्चन। सो a smooth track with the consist of a straight incline of the part of length L, straight ना L तक है, adjoining smoothly with the circular part, a particle of mass m is projected by the incline from its position. Find the minimum projection speed v0 for which the particle reaches the top of the track. Assuming that the projection speed is 2 v0 and the block does not lose contact with the track before reaching the top, find the force acting on it when it reaches the top, assuming that the projection speed only slightly greater than v0 where the will block lose contact with the track. अब देखो क्या, जब इस पार्टिकल को तुम यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये स्ट्रेट ट्रैक ना एल के बराबर है, उसके बाद एक कर्व का पार्ट आ जाएगा। अब पार्टिकल को यहाँ तक पहुंचाना है, तो अब आपको ये वाली दूरी भी समझ पड़ेगी, दूरी किसके बराबर है, दूरी किसके बराबर है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जो स्ट्रेट ट्रैक है एंगल थीटा है, और कह रहा है कि स्मूथली इससे अटैच है ऐसे। तो अगर इसके सेंटर से तुम इसको मिलाओगे, ये सेंटर है, ये वाला एंगल थीटा है, तो अगर स्मूथली अटैच है, कर्व नहीं है, मतलब स्ट्रेटली ऐसे जा रहा है, तो कॉमन टेंजेंट बनना चाहिए, तो ये 90 डिग्री बनना चाहिए। अब हमको क्या करना है, इसका रेडियस r के बराबर है, तो एक काम करते हैं, इसको वर्टिकल है, इसको आगे कर बढ़ा दो, ये नॉर्मल को ऐसे आगे कर बढ़ा दो, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा। क्यों? क्योंकि पूरा 90 है ना, अगर ये 90 है, ये थीटा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो बनेगा 90 माइनस थीटा, तो एंगल क्या बनेगा, थीटा बन जाएगा। अगर ये वाला एंगल थीटा, क्योंकि ये 90 है, तो ये एंगल क्या आएगा, थीटा। अब देखो, अब अगर कोई पूछे कि ये वाला हाइट बताइए, ये वाला हाइट एच कितना आएगा, ये वाला हाइट एच कितना आएगा, ये जो एच आएगा, ये आएगा आर माइनस, ये पूरी दूरी आर के बराबर है, अगर ये आर है, ये कितना आएगा, आर कॉस थीटा, तो ऊपर का जो एच आएगा वो आएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, आर कॉमन निकाल लोगे और हाइट आ जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये पार्ट
फाइंड द मिनिमम स्पीड वी नॉट फॉर विद द पार्टिकल रीचेज द टॉप ऑफ द ट्रैक। इस ट्रैक के टॉप पे पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, फिर यहां से लेके यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, यहां से लेके यहां तक। तो mg कोऑर्डिनेट क्या बनेगा ये पार्ट में, माइनस mg इंटू ये तो दूरी l साइन थीटा बनेगी, ये तो दूरी जो है ये बनेगी l साइन थीटा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक l है, ये दूरी l के बराबर है, तो ये थीटा है तो बनेगा l साइन थीटा, और ये h है तो दोनों जोड़ देंगे, तो mg इंटू l साइन थीटा प्लस ये वाला h जोड़ दो इसमें, तो बन गया r ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का होल ब्रैकेट बंद। तो mg का ऑर्डर बन गया चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जस्ट पहुंच सके फिर क्या करेंगे, यहाँ जस्ट पहुंच सके तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 कर दो, और यहाँ की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी नॉट का स्क्वायर, इससे वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी m से m कट जाएगा, बनेगा 2g का अंडर रूट ब्रैकेट में l साइन थीटा प्लस r 1 माइनस cos थीटा, and this one is answer. Okay, next. Okay, इसके b पार्ट में कह रहा है कि assuming that the projection speed is 2v0 and the block does not lose contact okay b part में कह रहा है assuming that the projection speed is 2v0 that the block does not lose contact with the track before reaching the top, find the force acting on it when reaches the top। ठीक है, जब यही पार्टिकल इस यहाँ पे आता है तो बताइए इस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा इस स्फीयर की वजह से, अगर इसकी स्पीड 2v0 हो जाती है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे इसकी स्पीड भी हो जाती है, जब ये स्पीड 2v0 है तो इसकी स्पीड भी हो जाती है, तो यहाँ पे बीडी बनाओगे तो बीडी बनाओगे तो एन ऊपर दिखाओगे, mg नीचे दिखाओगे, इक्वेशन क्या लिखोगे, टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन बी पार्ट के लिए, mg माइनस एन बराबर mv स्क्वायर बाई r। अब n की वैल्यू क्या आएगी, इट इज mg माइनस mv स्क्वायर बाई r। अब तुम्हें v प्लेस करना पड़ेगा इस v की वैल्यू, तो आंसर आएगा। v निकालने के लिए हम काम यही करेंगे, बट तो v निकालने के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम यहां से यहां तक लगाएंगे, यहां से लेके यहां तक लगाएंगे, तो वर्डन तो यही आएगा, बट चेंज ऑफ जो कैंडिडेट लिखोगे, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी में से आप यहाँ की एनर्जी घटाओगे, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू 2v0 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो इससे ये जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी आपकी हाफ mv स्क्वायर माइनस यहाँ से
अब 4 का टर्म बाहर निकाल लो, ये बन जाएगा कितना, हाफ m इंटू वी नॉट का स्क्वायर। अब एक सीधे बताओ तुम, ये वैल्यू इतनी आ गई। अब देखो ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को अपने मन से तुम मान लो कि ये c के बराबर है, तो यही तो c इक्वल्स टू, अब नया वाला इक्वेशन ही बनाएंगे, लेकिन ये जो c है जो मैं इसके बराबर कर रहा हूं वो तो इसके भी बराबर है ना, तो मैं इसके जगह पे मैं इसको भी लिख सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस हाफ m वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला टर्म बन जाएगा हाफ m v का स्क्वायर माइनस ये बनेगा 4, ये 4/2 बनेगा ना, 4/2 m वी नॉट स्क्वायर। तो यहां से हाफ m कट गया, इससे v की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे v का स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यहां से 4 आया, इधर 1 तो भेज दो, तो क्या बन गया 3v0 स्क्वायर। इसको उठा के तुम अब यहां प्लेस कर दो, यहां प्लेस कर दो, तो इससे आंसर क्या आ जाएगा mg माइनस 3m v0 square by r, and this one is answer. Okay, इसका सी पार्ट कह रहा है कि assuming that the projection speed is only slightly greater than v0 will be block lose contact with the track. कह रहा है कि जो प्रोजेक्शन स्पीड है यहाँ की v0 वो इतनी है ताकि इस ट्रैक को वो जस्ट लूज कर सके। इसका मतलब यहाँ की स्पीड कितनी आनी चाहिए उसकी, यहाँ की जो इसकी स्पीड आनी चाहिए n, मतलब यहाँ पे लूज करने के लिए, इसकी स्पीड क्या आनी चाहिए, n की वैल्यू जस्ट 0 करना है। अगर n की वैल्यू तुम 0 करते हो तो v की वैल्यू क्या आएगी, √gr आएगी, ये √gr आ गई। फिर क्या करोगे तुम, यहां से लेके यहां तक वर्क थ्योरम लगा देना, फाइनल स्पीड √gr मान के तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है।